आवर चैनल विथ इंग्लिश। सो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी सेकंड पोयम विच इज़ कीपिंग क्वाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम होने वाली है और इससे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस पोयम का पोइट कौन है। तो बेसिकली ये पोयम जो है पैब्लो नरूदा ने लिखी है और इस पोयम में मैं आपको सबसे पहले सेंट्रल आइडिया देती हूँ जिससे इजी रहेगा पूरी पोयम समझने में हमें। तो इस पोयम में हमको ये बताया गया है कि कैसे ह्यूमन जो है अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। वो हर ऐसा काम करता है जो उसको सेटिस्फेक्शन देता हो या वो अपने घर को सेटिस्फाई करता हो। बेसिकली एक कुछ कमाने का सोर्स जो भी वो काम करता है उससे वो कुछ कमाता है, वो कुछ पैसे गेन करता है, अपनी डे टू लाइफ में बहुत ही बिजी रहता है। अगर आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे हम भी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसी सब चीज़ों के बारे में जो है पैब्लो नेरुदा ने इस पोएम में बताया गया है। तो उन्होंने ये बताया कि हम जो है अपनी डे टू डे लाइफ, ये जो बिजी लाइफ है उसमें जो है 2 सेकेंड के लिए जो है पॉज हो जाता है, यानी कि हम रुक जाते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो इस पूरी पोएम के अंदर जो है इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई है। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि वेट फॉर अ सेकेंड। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि आप 2 मिनट पॉज होकर ये सोचे, ये इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने एनालाइज करें चीज़ों को कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या दूसरे लोगों का उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती है आप खुद को पॉज करके आप एक जगह पर बैठकर जब आप ये सब चीज़ें सोचते हैं, अपने सोल, अपने हार्ट सबकी आवाज़ें सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप जो लाइफ में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो ये प्रोसेस होता है आपके पूरे डे टू डे लाइफ या जो आपकी एक्टिविटी है उसको एनालाइज करने का, उसी को जो है हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो इस पूरी पोएम के अंदर हम यही देखेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर जो बिगिनिंग है उसमें यहाँ लिखा गया है, इट्स क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें मदद करता है, जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने की। क्योंकि जितना बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, हमारे बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं दूसरे ह्यूमंस के साथ, तो हमारी कुछ बातें भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। हम एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, अब एनवायरमेंट के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है। तो ये सभी जो है ये हम इस पोएम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल पोएम विच इज कीपिंग क्वाइट। तो अब इस पोएम को हम शुरू करते हैं फटाक से। Now we will count to 12 and we all keep still. So यहाँ पर जो है पोइट कह रहे कि मैं 12 तक काउंट करूंगा। अब इन्होंने ऐसे डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ 12 तक ही क्यों काउंट करेंगे, बट हम ये अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि एक घड़ी में जैसे 12 आवर्स होते हैं, 24 आवर 24 आवर्स होते हैं पूरे डे में। घड़ी में जैसे 12 नंबर्स होते हैं, एक साल में जैसे 12 मंथ्स होते हैं। तो हमको ये एक पॉज लाने की यहाँ पर बात की है। वैसे 12 को जो एक परफेक्ट नंबर भी माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो है 12 का यूज किया कि हम जो है 12 तक काउंट करूंगा। वी कौन है? वी में हम भी इंक्लूडिंग है और पोइट जो है वो भी इंक्लूडिंग है। पोइट कौन है इसका? पैब्लो नेरुदा, जो वो भी इंक्लूडिंग है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि हम सब लोग, इट्स लाइक कि ह्यूमन और जितने भी ह्यूमंस हैं हम सब, वो 12 तक काउंट करेंगे और सब एकदम साइलेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऑल की स्टिल का मतलब है कि डेड नहीं हो जाना, आपको मरना नहीं या फिर आपको एकदम आपकी लाइफ में कुछ भी इनएक्टिविटी नहीं करनी है, आपको बस पॉज हो जाना है एकदम से कि भाई हाँ हम कुछ सोचेंगे, कुछ समझेंगे, तो एकदम से पॉज हो जाना है जो भी आप काम कर रहे हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि अब हम जो इस धरती पे हैं, हम जो अर्थ पे हैं, हम सब साइलेंट हो जाते हैं और इस अर्थ पे हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, कोई भी लैंग्वेज का हम यूज नहीं करेंगे। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है?
क्योंकि हम जब भी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन करता है तो हम कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं। मान ली हम इंडियंस हैं, हम अमेरिकन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम इंग्लिश का यूज करेंगे। मे भी कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे बीच में जो एक लैंग्वेज का गैप आ गया, एक बैरियर आ गया, लैंग्वेज बैरियर आ गया है कि हम अपनी एक दूसरे की चीजों को समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो है मतभेद हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको जो है पोइट यहाँ पर कह रहा है कि हम इस लैंड पे कोई भी अर्थ के ऊपर कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। जब इंसान कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा गाइस, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सब एक हो गए, क्योंकि हम सबकी कोई भाषा ही नहीं है, हम सबका कोई एक दूसरे से कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हम सब यूनिटी में आ गए, हम सब एक हो गए हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुक जाते। तो यहाँ पर जो है पोइट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ आर्म्स का मतलब यहाँ पर दो हो सकता है। आर्म्स मतलब आपके जो हाथ होते हैं उनको मूव करना बंद कर दीजिए, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वो करना छोड़ दीजिए आप। और आर्म्स का दूसरा मतलब होता है वेपन्स भी होता है, मतलब जो वेपन्स हम यूज करते हैं एक कंट्री की और दूसरी कंट्री के साथ फाइट चल रही होती है, तो आपको पता है हम बॉर्डर्स पे वेपन्स यूज करते हैं। तो वो सब भी हमको जो है पोइट स्टॉप करने के लिए कह रहा है। बेसिकली पूरे अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको कह रहा है कि आप सब रुक जाइए सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, जब तक मैं 12 काउंट करता हूं। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट, ये बहुत ही रेयर मोमेंट होगा, क्योंकि एग्जॉस्टिक का मतलब कि तो बहुत ही रेयर मोमेंट होगा कि ऐसा कभी होता नहीं है कि सारे एक साथ रुक जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि कोई रश नहीं होगा, कोई भागा दौड़ नहीं होगी, कोई अपने काम से भाग नहीं रहा होगा कि भाई मेरे को वहां जाना है, तो लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी है। रश का मतलब ही यही होता है, यहाँ से वहां बहुत तेजी से भागना, अपने काम में बहुत बिजी रहना। विदाउट इंजन का यहाँ पर मतलब है जितनी भी मशीन्स हैं वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। तो जितने भी फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं, आपकी डे टू डे जिसमें आप मशीन के साथ कोई काम करता है, तो वो भी सब रुक जाएंगे। हम सब साथ में होंगे। क्यों साथ में होंगे, मैंने पहले ही बताया, जब सभी लोग साइलेंस होंगे, आपके बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, एवरी पर्सन इज साइलेंट। सो हम सब क्या है, एक टुगेदरनेस की फीलिंग में आ गए, यानी कि हम यूनिट हो गए हैं, मतलब बेसिकली वी फील यूनाइटेड इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन जरूर होगी। हमको ये पॉइंट बता रहे हैं कि बहुत ही अजीब सिचुएशन होगी जब सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे, हम एक टुगेदरनेस फील करेंगे, हम सब साथ में हैं ऐसा फील करेंगे। आगे पॉइंट कहते हैं, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। Wait for a second. A fisherman in the cold sea would not harm the whales, and the men gathering salt would look at his herd's hands. तो यहाँ पर जो है पेब्लो नरूदा कह रहे हैं कि जो फिशरमैन है, जो कि कोल्ड सी यानी कि जो ठंडे समुद्र के अंदर जो है व्हेल्स को पकड़ता है। जो फिशरमैन क्या करता है, व्हेल्स होती हैं, जितनी भी टाइप्स की फिशेस होती है उनको कैच करता है, उनको पकड़ता है और उनको उनकी मार्केटिंग करता है, बेसिकली उनको बेचता है। ये उसका काम है, उसका काम है। तो जब फिशरमैन ये करना छोड़ देगा तब क्या होगा, जितनी भी फिशेस हैं, जितनी भी व्हेल्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार हम न्यूज में भी सुनते हैं कि कोई फिश जो है उसके नेट फंस गया है, व्हेल के नेट फंस जाता है गर्दन में, बिकॉज इट्स बहुत ही बिग होती, कोई भी जो है घटना घट सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही कहना चाहते हैं, जब फिशरमैन ये सब काम करना छोड़ देगा या फिर एकदम से वो ये काम करने के लिए मना कर देगा या फिर छोड़ देगा 2 सेकंड के लिए ही सही, तो जो व्हेल्स हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर यहाँ पर दूसरी बात उन्होंने की, द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो इंसान सॉल्ट गैदर करता है। जो सॉल्ट क्या होता है, जब आप सबको पता है कि जो नमक जो होता है वो बेसिकली ओशंस में पाया जाता है। जब वो ओशंस का वाटर बीच पे आता है तो बीच से वो वापस जाता है, तब वो अपने साथ सॉल्ट लेके आता है। तो ऐसे करके जो है सॉल्ट का पूरा एक एरिया क्रिएट होता है। आपने ज्योग्राफी में आई होप सबने पढ़ा होगा, जिनकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है इट्स ओके, मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा तो सॉल्ट कैसे गैदर होता है। तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। जो भी उनका पूरा इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उनका सब कनेक्शन होता है। तो वो जो सॉल्ट गैदर करा है वो इंसान, वो 2 मिनट रुक कर अपने अगर हाथों को देखेगा तो उसको पता चलेगा उसके हाथों को कितना नुकसान हुआ है।
इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये काम कर रहा हूँ मैं खुद को ही हर्ट कर रहा हूँ, मेरे को खुद को ही इसका नुकसान हो रहा है। वो कभी नहीं देखेगा अपनी लाइफ में उससे पहले, क्योंकि वो अपनी लाइफ में भागा दौड़ी में वो गुजार रहा है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये काम करना है, उसने अपने आप पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो पेबला नरूदा यहाँ कह रहे हैं कि हम 2 मिनट अपनी लाइफ में रुककर अगर देखें तो हमको पता चलेगा कि हम जो जिंदगी में काम कर रहे हैं वो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। आपको यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का इंपॉर्टेंस समझाया है। ये पैरा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो लाइन्स है, जैसे कि फिशरमैन अगर 2 मिनट के लिए रुक जाए तो फिशेज हैं, वेल्स हैं, वो हार्म नहीं होंगी। तो और सॉल्ट मैन का ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये जो सॉल्ट गैदरिंग मैन का ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर आप इसको क्वेश्चन में लिखते हैं, सॉरी आंसर्स में लिखते हैं, तो इट इनहेंस योर आंसर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव की तरफ से भी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं कि डिस्क्राइब करो, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के भी क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये कुछ पैरा जो है, कुछ लाइंस जो है, तो इन पे फोकस करके चलिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पोइट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, द वॉर्स विद गैस, द वॉर्स विद फायर, द विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, द वुड पुट ऑन द क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो ग्रीन वॉर्स करे, ग्रीन वॉर क्या होता है, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, बेसिकली वो जो है एक फॉरेस्ट के अंदर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहती है। वो जो इंडस्ट्री है वो मान लीजिए पेपर इंडस्ट्री, तो उसको फॉरेस्ट में बहुत सारी वुड की भी जरूरत होगी, उनको एक लैंड भी चाहिए होगी जिनके ऊपर वो अपनी इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस वगैरह जो भी पेपर का प्रोसेस होता है वो कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम जो पेड़ भी कट करते हैं पेपर्स बनाने के लिए, हम जो उस लैंड का भी यूज करते हैं, मान लो वो लैंड बहुत फर्टाइल थी, वो एग्रीकल्चर के काम आ सकती थी, बट नहीं, हमने उसके ऊपर इंडस्ट्री खोल दी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या ना कि हम एनवायरमेंट के साथ जो है बहुत ही नाइंसाफी मैं कह नहीं सकती, मैं यहाँ पर कहूंगी कि हम एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं पेड़ काट कर, या फिर मैं कहूँ मान लो कोई किसी ने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाई, हमने बिल्डिंग तो बना दी है लेकिन हमने साथ ही साथ वो पेड़ खोए जो हमको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे रहे हो। तो ग्रीन वॉर का मतलब होता है कि जो ह्यूमंस जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उन्हीं को हम ग्रीन वॉर कहेंगे। फिर वॉर विद गैसेस और वॉर विद फायर का मतलब होता है जो एक्चुअल वॉर्स होती है, दो कंट्रीज के बीच में हो गई, दो स्टेट्स के बीच में हो गई, जैसे कि आपकी फायर हो गए, बॉम्ब्स हो गए, ये सभी जो होते हैं नॉर्मली जो वेपन्स होते हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन यहाँ पर पेब्लो नेरुदा ने लिखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ हम जंग तो जीत रहे हैं, हमें विक्ट्री तो मिल रही है, लेकिन उस विक्ट्री को देखने के लिए कोई बच नहीं रहा है, उस विक्ट्री को देखने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं है। जब पूरी ही दुनिया ऐसे करके खत्म हो जाएगी तो उस विक्ट्री को देखने के लिए है क्या। मान लो मैंने कई बिल्डिंग बनाई और मैंने जो है ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया पेड़ काट कर, तो बेसिकली विक्ट्री तो हुई मैंने, हाँ मैंने जंग तो जीत ली एनवायरमेंट के ऊपर कि हाँ मैंने यहाँ पर बिल्डिंग बना दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मुझे ही हार्म करेगी। यानी कि मेरी विक्ट्री तो हो रही है, मेरी जीत तो हो रही है, लेकिन जीत में भी मेरी हार है। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब यही है। वुड पुट ऑन द क्लीन क्लोथ्स। अब क्लीन क्लोथ्स का क्या मतलब है, यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स का मतलब होता है कि जब ये काम करना लोग खत्म कर देंगे और क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, यानी कि एक नई शुरुआत करेंगे अपनी जिंदगी में। मतलब आपका जो आप में क्लीन माइंड होगा, आपके मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं होगी कि मुझे यहाँ पर अटैक करना है, मुझे एनवायरमेंट को हार्म करना है, मुझे इन लोगों से ये प्रॉफिट होगा तो मैं इन लोगों को मारूंगा। जो भी है एवरीथिंग जो भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको सबको छोड़कर एक नए सिरे से शुरू करना, यानी कि क्लीन क्लोथ्स पहनने का मतलब एक नई बिगिनिंग करना, साफ दिल रखना, हार्ट एंड सोल जो है प्योर रखना और अपनी नई बिगिनिंग करना। इसका मतलब ये है, क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये है। एंड वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स। जब आप ये सब छोड़ देंगे तो अब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने सारे भाइयों के साथ चल रहे हैं। भाइयों मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं वो आपके ही तो सब कुछ हैं, आपके ही फैमिली मेंबर्स हैं, आपसे ही कहीं ना कहीं वो ताल्लुक रखते हैं, आप सब एक ही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिटी के ऊपर फोकस किया है कि हम सब एक ही हैं, तो एक दूसरे को हार्म क्यों करें। इन द शेड डूइंग नथिंग, और हम कुछ भी नहीं करेंगे।
यहाँ पर दिया गया है कि हम सब जो है एक नई सीरीज से शुरुआत करेंगे जिसमें हम किसी को भी हार्म नहीं करेंगे और एक साथ जो है हम रहेंगे। बेसिकली हम जो है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं हार्म करे, हमारे एनवायरमेंट को हार्म करे। आगे देखते हैं। What I want should not be confused। अब यहाँ पर पोइट हमको ये कहना चाहते हैं कि मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ इस पोएम के थ्रू वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन दूर करेंगे कि हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको टोटल इनएक्टिविटी करनी है, यानी कि आपको मरने जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मरने को नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि देखो बेसिकली अगर आप किसी को कहते हो कि आप एकदम शांत हो जाइए, आप पॉज हो जाइए, तो पॉज का मतलब डेथ भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पहली दफ़ा इस पोएम को पढ़ते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि हाँ, हमको कहीं ना कहीं मरने का तो नहीं कह रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है पोइट उस डाउट को जो है क्लियर करते हैं। वो कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। मैं आपको टोटल इनएक्टिविटी करने को नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही डेड हो जाओ, मर ही जाओ, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रंक विद दैट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं आपको मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मरने जैसा बिहेव करो या फिर ऐसा झेलो कि हाँ बस हम तो मर मर के जी रहे हैं। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ 2 सेकेंड के लिए जो आप एकदम साइलेंट हो जाइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर lives moving and for once could be nothing, तो वन कुड डू नथिंग। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो है अगर सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड मतलब होता है कि खुद के बारे में ही सोचना, अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोचना। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के भगाने की बात करते हैं कि हाँ मैं ये काम करता रहूँगा। हम कहीं ना कहीं जो है मौत से डरते हैं। ये इस पैरा में लास्ट में आएगा कि हाँ, हमको कहीं ना कहीं जो है अपनी डेथ जो है हमको डराती है कि नहीं, मेरे मरने से पहले पहले मैं ये सारा काम कर दूँ। तो हम इतने सिंगल माइंडेड हैं। अगर हम ये नहीं होते तो ये यूथ साइलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। द परहैप्स अ यूथ साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अगर आप 2 मिनट साइलेंट हो जाएंगे, आप साइलेंस को फील करेंगे, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी जितनी भी सैडनेस है वो आपकी इस साइलेंस में इंटरप्ट नहीं करेगी। यानी कि आपको अब किसी भी बात का दुख नहीं रहेगा जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे चीज़ों को कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे रहेंगे मेरे लिए या नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं पोएम। आगे पोइट कहता है फॉर नेवर अंडरस्टैंडिंग of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। हम कहीं ना कहीं जो है मौत से डरते हैं, डेथ से डरते हैं, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमारा काम जो है पहले ही होना चाहिए, हमारी डेथ से हम सब कुछ जी ले जो हम करना चाहते हैं। लेकिन पॉइंट हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करके भी तो जी सकते हैं। जब इंसान ये सोचना ही बंद कर दे कि हाँ मरना तो सबको एक दिन ही है, लेकिन इंसान अगर ये सोचना छोड़ दे, मौत से डरना बंद कर दे और अपनी लाइफ को एंजॉय करके जिए, दूसरों को हार्म करके ना जिए, तो उसकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगी और उसको अपनी जिंदगी में वो सब हासिल होगा जो वो लेना चाहता है। यहाँ पर जो है पोइट हमको अर्थ का एग्जाम्पल देते कि अर्थ कैसे साइलेंस में काम करती है। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो यहाँ पर पोइट हमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे अर्थ साइलेंस में भी काम करती है। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीफ में, तो वो कोई आवाज करके तो नहीं कहते हाँ चलो सनलाइट आ रही है, आने दो सनलाइट को आने दो, खाना बनाओ। नहीं, वो बहुत ही साइलेंस में अपना काम करते हैं। हमारी किचन में अगर हम काम करने जाते तो हम तो बर्तन बजाते हैं, एवरीथिंग कितना क्योटिक होता है वो चीज़ें, कितनी आवाज़ें आती हैं। तो हमको कहीं ना, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कैसे अगर आप पेड़ भी देखते हैं अपनी
विंडो के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, इमेजिन कीजिए वो कितना शांति से काम करता है। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, पतझड़ का मौसम आता है तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर समर्स के अंदर नए पत्ते आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बताता है कि नया पत्ता आ गया है, हमने खाना बना दिया, नहीं, वो साइलेंस में अपना काम करता है, वो आराम से अपना काम करता है। तो यहाँ पर हमको पोइट कह रहे हैं कि अपने नेचर से आप सीखिए कि कैसे वो साइलेंस में सारा काम करते हैं, वो कितना कुछ हमको सिखाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अर्थ हमको बहुत कुछ सिखाती है लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो यही जो है वो सब कुछ जो है पोइट हमसे कहना चाहते हैं कि हम अगर पेड़ की तरफ देखते तो हमको लगता है कि ये तो मरा हुआ पेड़ है, बट ऐसा नहीं होता है। वो उसके अंदर भी प्रोसेस होता है, वो भी एक लिविंग स्टेट में होता है, वो जिंदा होता है, लेकिन हमको लगता है बिकॉज वो बहुत ही साइलेंटली अपना काम करता है। तो पोइट भी हमको लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हमको अपनी अर्थ से सीखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। Now I will count to 12 and you keep quiet. I will go. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि मैं फिर से 12 तक गिनता हूँ, आप सब चुप रहिए, साइलेंट रहिए, साइलेंस बनाए रखें, चुप रहिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए और अब मैं चलता हूँ। अब आई विल गो का मतलब है पोइट कह रहे हैं कि मैंने आपको जितना समझाना था, मुझे जो आपको मैसेज देना था वो मैंने आपको दे दिया है। अब आपको जो है साइलेंस रहना, चुप रहना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने सोल के अंदर, हर्ट के अंदर झांक के देखना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितने लोगों को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पर हमको पूरे जो है हमारी जो बिजी लाइफ है उसके अंदर हमको पॉज देने को कह रहे हैं कि आप एक बार सोच के देखिए, 1 मिनट ही नहीं, 2 मिनट, 2 सेकंड आप बस चुप रहिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो यही जो हमको पेबला नेरुदा जो है इस पूरे पोएम के थ्रू समझाते हैं कि कैसे हमें नेचर से सीखना चाहिए, कैसे हमें एक यूनिटी बनाए रखना चाहिए ह्यूमन बींग्स के अंदर। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के हार्म कर रहे हैं और अपने मकसद तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने ब्यूटीफुल वर्ड्स में जो है पूरी पोएम हमें बताई है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पोइटिक डिवाइस भी कवर करूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.